देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम मेहमानों का, पैनलिस्ट का, दर्शकों का और मेरे साथ पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले मेरे साथियों का हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और दर्शक ही अपने घरों से सीधे लाइव हमारे साथ जुड़कर बहस की दशा और दिशा को धार और रफ्तार देते हैं। वो बड़े बड़े पैनलिस्ट और राजनीतिज्ञों के साथ चर्चा में सीधे शामिल होते हैं। ऐसा टेलीविजन के किसी भी बहस के शो में नहीं होता। आज का टॉपिक क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आज कौन सा मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। बंगाल हिंसा का सच क्या जल्द सामने आएगा? आज कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल में हुए रेप और हत्या के मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी। चुनाव के बाद हुई हिंसा में बीजेपी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के कई कार्यकर्ता मारे गए, उनके कार्यकर्ताओं और उनके परिवार की महिलाओं के साथ रेप हुआ, बड़ी बेरहमी के साथ उनकी हत्या कर दी गई, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। कई लोग अपना घर बार छोड़कर असम और आसपास के इलाकों में छुपे हुए हैं। कुछ ऐसे ही लोग हमारे साथ शामिल होंगे। आज बहस के अंदर एक शख्स शामिल होंगे जो पश्चिम बंगाल छोड़कर बाहर छुपे हुए हैं क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा है। सवाल यह है कि क्या इससे सच सामने आ जाएगा? एनएचआरसी की रिपोर्ट के आधार पर कोलकाता हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि रेप और हत्या की घटनाओं की सीबीआई जांच करे, वहीं एसआईटी बाकी मामलों की जांच करे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि 6 हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के अंदर पेश की जाए। ममता सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले को सुनकर बौखला गई है क्योंकि ममता सरकार ने इसकी कल्पना नहीं की थी। अब इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन जांच तो शुरू हो जाएगी। और क्या ममता कटघरे में खड़ी होंगी? देखते हैं सबसे पहले आज क्या रहा दिन भर का अपडेट। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका मिला है। जी हां, चुनाव के बाद हुई हिंसा में अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई और एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। अदालत के फैसले के बाद एक बार फिर बीजेपी ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला है। जितने भी प्रकरण हुए हैं हत्या को लेके, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हुई है, दुराचार के मामले हैं, उसमें सीबीआई जांच आवश्यक हो जाती है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रेप और हत्या के मामलों की सीबीआई जांच की जाए, अन्य मामलों में एसआईटी जांच भी हो। सीबीआई और एसआईटी दोनों ही 6 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे। राज्य सरकार को हिंसा से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जांच कराने में नाकाम रही। दरअसल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 13 जुलाई को कलकत्ता हाईकोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करते वक्त कहा था कि बंगाल में कानून का राज नहीं है, बंगाल हिंसा की जांच राज्य के बाहर होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि अब न्याय जरूर मिलेगा। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पीड़ित परिवारों का कहना था कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करने के चलते टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें टारगेट किया जा रहा है और ममता सरकार बजाय उचित कार्रवाई करने के आरोपियों को शह दे रही है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। अदालत के फैसले के बाद ममता दीदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि टीएमसी नेता बचाव की मुद्रा में हैं। अगर सीबीआई देके वो लोग चाहेंगे हम लोग को ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, ऐसा सस्ता नहीं है। इस बीच लेफ्ट समेत दूसरे विपक्षी नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो हो रहा है हम स्वागत करते हैं, ये होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही बंगाल में अलग अलग जगहों में हिंसा की घटनाएं बढ़ गई थीं। आरोप है कि महिलाओं के साथ रेप जैसे घिनौने अपराध भी हुए, जबकि बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। इस मामले में अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को है। देश की बहस में चर्चा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब जांच होगी और चुनाव बाद हुई हिंसा का एक सच सामने आ सकेगा। तो 6 हफ्ते में एसआईटी और सीबीआई दोनों को अपनी जांच रिपोर्ट, अपनी स्टेटस रिपोर्ट की अभी तक जांच कहां पहुंची है, ये कोलकाता हाईकोर्ट को सौंपना है, जिससे उम्मीद की एक नई किरण जगी है। इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की सीबीआई जांच सही है? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं।
आप हमारे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, यहाँ नाम है, आपको अपनी राय देनी है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @NewsNationTV पर जा सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सबसे पहले अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ भास्कर मंडल जी जुड़े हुए हैं, जो कि इस पूरी हिंसा के एक विक्टिम हैं और इस वक्त भागे हुए हैं क्योंकि इन्हें पश्चिम बंगाल में अपनी जान का खतरा सता रहा है। मैं उनसे ही शुरुआत करूंगा। मेरे साथ टीएमसी के प्रवक्ता बादल देवनाथ जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भुवनेश्वर से सांसद अपराजिता सारंगी जी जुड़ी हुई है। मेरे साथ प्रोफेसर गीता भट्ट जी जुड़ी हुई है, जो कि न केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं बल्कि एक चिंतक हैं, विचारक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले भास्कर भाई, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या हुआ था आपके साथ और क्यों भागना पड़ा आपको पश्चिम बंगाल से? नमस्कार। 2 तारीख जब रिजल्ट निकला बंगाल में, वोट परवर्ती काउंटिंग जब हुआ, उस दिन दोपहर 12 बजे से ही जैसे जैसे तृणमूल का रुझान आगे जाते गया, उसके बाद भाजपा कार्यकर्ता को काउंटिंग सेंटर में ही मारना शुरू कर दिया गया, प्रत्याशियों को मारना शुरू कर दिया गया। फिर वहाँ पर एक ऐसा माहौल किया गया, सबको मारा गया। जो लोग भाजपा कार्यकर्ता या विरोधी पार्टी का कार्यकर्ता था, सबको मारा गया। तो वहाँ से सब छोड़ के भाग गया। उसके बाद कार्यकर्ता लोग तो वहाँ से जान बचा के भागा था, मगर कार्यकर्ता जो लोग था उनका फैमिली को अटैक किया गया, उनका घर को अटैक किया गया, उनका घर को आग लगा दिया गया, उनका घर को जला दिया गया, उनका दुकान को लूटा गया, बहनों के साथ गंदा हरकत की, महिलाओं के साथ गंदा हरकत किया गया। बहुत बहुत नाजुक स्थिति बन गया था उस टाइम मतलब पूरा बंगाल में और हमारा डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके बाद मैं जब 3 तारीख में सुबह से मेरा भी घर में हमला किया गया, तोड़ना शुरू किया गया, मारना शुरू किया गया। मेरा आसपास जितना हमारे जान पहचान भाजपा कार्यकर्ता था, सबका घर तोड़ना शुरू किया गया। तो उस टाइम हम लोग घर वापस गए, अपना फैमिली को, अपना माँ, बीवी, बच्चों सबको बचाने के लिए। तो उस टाइम मुझे मारा गया। फिर मैं वहाँ से कोई तरीके से जान बचा के भागने का कोशिश किया। फिर बीच रास्ता में मुझे पकड़ के, मार के, मेरे गाड़ी में बंद करके मुझे आग लगा के जला देने का कोशिश किया गया और बोला गया, थ्रेट दिया गया, जो उस दिन रात के बाद मैं और मेरा फैमिली किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, सबको आग लगा के जला के मार दिया जाएगा। तब आपने क्या किया? आपने बंगाल छोड़ दिया? बाहर पलायन। हाँ, मैं पुलिस कंप्लेन किया, पुलिस ने कुछ व्यवस्था नहीं लिया, तो जान बचाने के लिए मुझे बाहर आना पड़ा। बाहर में मुझे सिर्फ जान बचाने के लिए रहना पड़ रहा है। ठीक है बादल देवनाथ जी, मेरा गुना इतना ही था जो मैं बंगाल में, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, क्या उनको मारेंगे, पीटेंगे, उनकी माँ और बहनों के साथ बलात्कार होगा, उनका घर जला दिया जाएगा, उनकी दुकानें लूट ली जाएंगी, बस्ती की बस्ती उजाड़ दी जाएंगी? क्या ममता बनर्जी उन लोगों की मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया या जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं? मैं आपको दीपक जी पहले कहूंगा, मेरा स्काइप थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा देख लीजिए। दूसरा बात, ये जो शहर जो बैठे हुए हैं, इनका नाम ने मैंने देखा नहीं, लेकिन इतना अच्छा हिंदी बोल रहा है बंगाल के लोग, मैं तो सोच रहा हूँ। आप भी बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं बादल देवनाथ जी, आप वैसी हिंदी बोल रहे हैं जैसे भास्कर मंडल जी बोल रहे हैं। भास्कर मंडल उनका नाम है और भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानीय कार्यकर्ता हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। मैं सुनिए ना, बंगाल के बहुत सारे दिल्ली में काम करते हैं और कहाँ पर काम करते हैं मैं जानता हूँ मैं, और वो लोग दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं दिल्ली के लोगों ने, मैं जानता हूँ। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, दीपक जी आपने ये नहीं सुना, उनके नहीं सुना, जो उत्तम दुले को घर से निकाल के कैसे टीएमसी कार्यकर्ता को मार दिया गया था। दिलीप घोष ने 2 साल से कैसे हिंसा फैला था, इसको मारेगा, उसको पीटेगा, उसको। अरे सर, आप चुनाव बाद हिंसा की बात करिए ना। चुनाव बाद हिंसा हुई बादल दा या नहीं हुई, बताइए ना। मुझे तो एक भास्कर में आ रहा हूँ आपके पास, बादल जी को जवाब देने दीजिए। मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए। चुनाव के पहले 1 लाख के ऊपर सेंट्रल फोर्स,
30,000 के ऊपर यूपी बिहार झारखंड से भाजपा के कार्यकर्ता और 44,000 के ऊपर बाइक कहां पर थे ये लोग, मैं जानता हूं और पूरा पार्टी भी भाजपा भी जानता है। और इन लोगों ने सुजाता मंडल पार्टी के जो कैंडिडेट था, उम्मीदवार था, उसको खींच के मार के वहां से इलेक्शन से वहां पर से हटा दिया था काउंटिंग के दिन, इलेक्शन दिन। उदयन को जो है हमारा जो उम्मीदवार था, कैंडिडेट था कुचबिहार में तिनाटा में, उसका हाथ तोड़ दिया गया था कैंडिडेट को, उम्मीदवार कैंडिडेट को। तो ऐसे शीतलकुची में सेंट्रल फोर्स ने 4 लोगों को गोली मार के मार दिया था शीतलकुची में। तो ये भी तो है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, चुनाव के बाद NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स का रिपोर्ट क्यों होगा चुनाव के बाद? चुनाव से पहले क्या हुआ था? जब 3 महीना इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो उसका रिपोर्ट था, नहीं, चुनाव के बाद क्या हुआ इस पर तो हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया बादल दा। चुनाव से पहले जो हुआ वो तो आपके हाथ में भी था। आप FIR कर सकते थे, आप कार्रवाई कर सकते थे, आप चुनाव आयोग को लिख सकते थे, आप कोर्ट में पिटीशन डाल सकते थे। आप उसके नाम पर रोने से क्या होगा? क्या ममता बनर्जी उन लोगों की मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया या जिन्होंने उनका राजनीतिक विरोध किया? दीपक जी, लास्ट लाइन, NHRC में जिन लोगों का नाम है 80% TMC कार्यकर्ता जो लोग हैं, उन लोगों के नाम पर एक भी मच्छर मारने का कोई केस नहीं है। NHRC का आज दिलीप घोष ने एक बयान दिया, जो रिपोर्ट हम लोग ने दिया वही रिपोर्ट NHRC को बना के हाईकोर्ट में पेश किया गया। आज दिलीप घोष ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कि हम लोग जो रिपोर्ट दिया वही रिपोर्ट NHRC में है, वही रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश किया गया है। मतलब आपको लगता है दिलीप घोष का ऊपर का माला खाली है, दिमाग नहीं है उनमें कि ये बात सार्वजनिक तौर पर बोलेंगे? अगर लिख के भी दियो तो गजब तर्क दे रहे हैं बादल साहब। भाजपा ने मान लिया जो रिपोर्ट उन लोगों ने। अच्छा, तो मुझे दिलीप घोष की बाइट सुनवा दीजिए, मुझे आपके मोबाइल पर होगी दिलीप घोष की बाइट सुनवा दीजिए कि NHRC की रिपोर्ट मैंने लिखी है। मैं अपने बाकी पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP रह चुके हैं और जिनका कद उनके पद से बहुत बड़ा है, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव, लेफ्ट के नेता, जुड़े हुए हैं। भास्कर मंडल, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप फर्जी हैं, दिल्ली में रहते हैं, काम करते हैं, जबरदस्ती दीदी को बदनाम कर रहे हैं। मैं उनको इतना ही बोलना चाहूँगा, बादल देवनाथ दादा को, दादा আমি একজন পিওর বাঙালি, मैं एक प्योर बंगाली हूँ और मेरा घर बंगाल में ही है। मैं भाजपा का प्रदेश SC मोर्चा का सचिव भी हूँ और मैं 2009 से भाजपा कर रहा हूँ बंगाल में। और मुझे एक बार नहीं 5 बार बंगाल में हमला किया गया, जानलेवा। मैं जो क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ उस क्षेत्र में जंगल राज चलाया जा रहा है और मुझे बहुत शर्म लग रहा है बादल देवनाथ दा को, मतलब ये बात जो कहा, जो मैं इतना अच्छा हिंदी कैसे बोल लेता हूँ। देखिए, मैं एक बंगाली हूँ मगर मेरा राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो अभी मैं भाजपा करना भी हमारे लिए गुनाह हो गया। और बादल देवनाथ दा ने तो सीधा सीधी न्यूज चैनल में कह दिया जो हिंदी कहना भी है मेरे लिए गुनाह है। फंस गया भाई। ना भास्कर, 30 साल से पॉलिटिक्स करता हूँ, इसलिए हिंदी इंग्लिश। बादल देवनाथ जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भास्कर मंडल एक दलित भाई है। कैसी सरकार है आपकी जो दलित भाइयों को जान से मारने की कोशिश कर रही है? पॉलिटिकल साइंस। बादल देवनाथ जी, मेरा सवाल सुनिए। भास्कर मंडल एक दलित है, कैसी सरकार है आपकी जो दलित भाइयों को मारने की कोशिश कर रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके राजनीतिक विरोधी है? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने आपको क्या कहा आपने सुना नहीं दीपक जी? मैं भाजपा के SC मोर्चा का एक सचिव हूँ। बिल्कुल सही है, मैंने खुद ने कहा वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। बंगाल में कहां पर रहता है वो अभी तक नहीं बताया। क्या बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के ST मोर्चा का सचिव होना गुनाह है, क्राइम है? बादल जी बताइए, क्या गुनाह है, क्राइम है ST मोर्चा का सचिव होना? कोई भी व्यक्ति पॉलिटिक्स गुनाह है, क्राइम है? बताइए, जवाब दीजिए। क्या बादल देवनाथ जी बीजेपी का कार्यकर्ता होना या ST मोर्चा का सचिव होना गुनाह है, क्राइम है पश्चिम बंगाल के अंदर? जवाब दीजिए प्लीज, मेरा बात सुन लीजिए पहले। कोई भी जवाब दीजिए ना आप। देश में कोई भी राज्य में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कर सकता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। लेकिन आपने ये नहीं कहा 10 दिन पहले त्रिपुरा में कैसे अभिषेक बनर्जी के ऊपर, हर 6 संसद के ऊपर त्रिपुरा में भाजपा के गवर्नमेंट, पूरा गवर्नमेंट आक्रमण कर रहा है। सीढ़ी तोड़ दिया, तो गाड़ी के शीशे तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, शीशे तो सीट तोड़ दिया। त्रिपुरा में क्या हो रहा है?
एक भी कोई सीट नहीं का टर्न हो रहा है, कोई भी हाईकोर्ट नहीं या कोई भी एनएचआर से कोई भी आप जाइए ना, हाईकोर्ट जाइए, एनएचआरसी जाइए, आपको किसने रोका है? कुछ नहीं कर रहे। बादल देवनाथ जी, आपको किसने रोका है? अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ तो शिकायत करिए, अगर आपकी शिकायत नहीं ली जाती है तो कोर्ट जाइए, दिक्कत क्या है? आपको किसी ने रोका है? दीपक जी, आपको कोर्ट जाने से किसी ने रोका है? त्रिपुरा में हर दिन हमला हो रहा है। कोई अरे तो जाइए ना, कोर्ट जाइए, शिकायत करिए, हाई कोर्ट जाइए, लोकल कोर्ट नहीं सुन रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपके पास तो सरकार है, बड़े बड़े वकील हैं। कोई भी लीडर त्रिपुरा के बारे में शब्द नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं दोनों को रोकूंगा, मैं दोनों को रोकूंगा। बंगाल की बात करिए, त्रिपुरा की किसी और दिन कर लेंगे। बादल देवनाथ जी, सबको पता है कि चुनाव के बाद हिंसा में आपकी सरकार ने खुद माना है कि 7 मई के बाद हिंसा नहीं हुई, इसका मतलब 2 मई से 7 मई तक हिंसा हुई है, ये खुद आपकी सरकार ने स्वीकारा है। अपराजिता सारंगी जी, क्या पॉलिटिकल गेम सेटल करने के लिए, क्या हार के दर्द को छुपाने के लिए आप हिंसा का आरोप लगा रही है ममता बनर्जी पर? यह आरोप है आप पर। भास्कर मंडल जी की बातों को सुनने के बाद मुझे लगता है और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और ये भास्कर मंडल जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनके अलावा बहुत संख्या में भास्कर मंडल जी फैले हुए हैं बंगाल में, इसीलिए और मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की तरफ से। बादल जी, आपके बीच में अपराजिता जी नहीं बोली, ऐसा मत करिए प्लीज। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश को, के फैसले का स्वागत करते के बारे में चर्चा कीजिए। जो उत्तर प्रदेश के बादल देवनाथ जी, मुझे अगर आप लगातार बीच में बोलेंगे तो मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, ऐसा मत करिए बादल भाई प्लीज। अपराजिता जी बोलिए। मैं शांत थी, मुझे लगता है थोड़ी शालीनता दिखाएं, थोड़ी शालीनता दिखाएं, दूसरों की बातों को सुनने की सहिष्णुता होनी चाहिए। देखिए, जब चुनाव का प्रचार हो रहा था 2 मई के पहले, आप सबको ज्ञात होगा, हम सब ने, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर कहा था, हर एक चैनल पर प्रवक्ता ने भी कहा था कि अराजकता और आतंक का माहौल बंगाल में है। और उस समय बहुत लोगों को शायद विश्वास हो नहीं रहा था, लेकिन मुझे लगता है, जैसा कि मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, सच उजागर होने जा रहा है। रेप और हत्या के लिए सीबीआई और अन्य हिंसा की वारदातों के लिए एसआईटी, और ये सब जितनी भी इंक्वायरीज होंगी, जो जांच होंगे, वो सब कोर्ट मॉनिटर करेगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और मैं आपको बता दूं, कुछ तथ्य मेरे पास हैं जो आपके साथ मैं साझा करना चाहती हूं। अपराजिता जी, मैं 1 मिनट में आपके पास आऊंगा। मेरे साथ इस वक्त कोलकाता से दिलीप घोष जी जुड़ गए हैं। चूंकि दिलीप घोष पर आरोप लगाया बादल देवनाथ ने कि उन्होंने ये कहा कि, दिलीप घोष ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमने जो रिपोर्ट लिख के दी, एनएचआरसी ने वही की वही सबमिट कर दी कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर। दिलीप दा, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि एनएचआरसी को रिपोर्ट आपने लिख कर दी और आपकी ही रिपोर्ट को एनएचआरसी ने, कोलकाता हाईकोर्ट ने सबमिट किया है? टीएमसी आरोप लगा रही है आप पर। मुझे मालूम नहीं उनको ये तथ्य कहां से मिला है। वो कह रहे हैं आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। उसका अगर क्लिपिंग्स है तो आप मुझे दिखा दीजिए एक बार। झूठ बोलने का उनका पीएचडी है टीएमसी वालों का। मेरा कहना है, एनएचआरसी की जो टीम आई है वो 311 जगह में गए हैं और लोगों को सीधा मिला है वहां जाकर के, और कई जगह लोगों को भगा दिया पुलिस वाले, उनसे मिलने भी नहीं दिया है। उसके आधार पर उन्होंने 900 पृष्ठ का रिपोर्ट बना के कोर्ट को दिया है, और कोर्ट ने सारे सार्वजनिक किया है, लोगों ने उसको पढ़ा भी, देखा भी है। उस आधार पर उन्होंने जजमेंट दी है। तो इसलिए किसी पार्टी के किसी के नहीं है। और इन्होंने उसी टीम को बीजेपी का टीम बना दिया। ये बीजेपी का टीम, ये बीजेपी, इनको हम कोर्ट में ले जाएं घसीट करके। और रिट पिटीशन भी किया था उन लोगों ने जिनको रिपोर्ट में गुंडा बताया गया, क्योंकि वो गुंडागिरी किया है, और वो रिट पिटीशन भी आज खारिज कर दिया कोर्ट ने। इसलिए इनकी सारी रास्ता बंद हो गई है। और जो तानाशाही और तालिबानी राज यहाँ चल रही है बंगाल में, एक प्रकार उसका गाल पे तमंचा है कोर्ट का। सामान्य जनता जो पीड़ित है, प्रताड़ित है, इनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा था, एक एफआईआर नहीं ले रहे थे। ऐसी भयंकर परिस्थिति, महिलाएं कम से कम 50 के ऊपर महिलाएं जो जिनके ऊपर बलात्कार हुए, गैंग रेप हुई है, वो तैयार नहीं थे ये एफआईआर करने के लिए। बोले अभी देखिए मान गया, जान बचाए वो भी जाएगा। परिवार की किसी व्यक्ति की हत्या हो गई, बाकी लोग तैयार नहीं थे एफआईआर करने के लिए। बोले एक गया, बाकी 3 जिंदा है, उनको भी मार देंगे। इस स्थिति से हम आए हैं। 11,000 से ज्यादा घटनाओं को हमने रिकॉर्ड में लाया, वो सब उनके पास पहुंचाया है।
इसकी आधार पर, इस तथ्यों के आधार पर उन्होंने अपने स्टडी किया, टीम भेजा। और आपको मालूम है ये जो मानवाधिकार टीम आई थी कलकत्ता में, जादवपुर में, उसका ऊपर भी टीएमसी वाले आक्रमण कर दिया। आप समझ सकते हैं, मानवाधिकार टीम का ही मानवाधिकार नहीं है तो बाकी लोगों का क्या होगा। इस स्थिति से एकमात्र रास्ता था अदालत, और अदालत ने इसको सुनवाई करते हुए सीबीआई को जिम्मेदारी दी है और एसआईटी गठन की है। बल्कि जितने लोग जिनके नुकसान हुआ है उनको उनका नुकसान का भरपाई करने के लिए आदेश दिया है। और मुझे लगता है कि और वो भी हो बैंक अकाउंट में ही होगा। दीदी की यहाँ जो सिस्टम चलती है हाथों हाथ और कट मनी, वो नहीं है, बैंक अकाउंट में सबको जाएगा और लोगों को न्याय मिलेगा। मुझे जरूर इसमें पूरी विश्वास है, और लोगों जनता की जो विश्वास अदालत और संविधान पर लोगों के पुख्ता हो गया है। दिलीप दा, आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा 11,000 घटनाएं, आपके हिसाब से महिलाओं के साथ या किसी महिला के साथ जघन्यतम अपराध की घटना कौन सी है जो आपके संज्ञान में आई, आपको मालूम पड़ी या आपको कार्यकर्ताओं ने बताया? महिला आयोग की चेयरपर्सन आई थी, तो हम लोगों ने उनसे भी मिला, उनको तथ्य दिया कि ये लोग हैं, फोन नंबर लीजिए, आप ही बात करिए। उन्होंने खुद फोन किया बीरभूम से, जो हमारी एक कार्यकर्ता थी जो बूथ में खुद एजेंट थी, उनके साथ बलात्कार हुआ था, 2 महिला छुपी थी कहीं। उन्होंने फोन करके बोला कि आप आइए, हम एफआईआर कराएंगे, आपको न्याय मिलेगा। उन्होंने बोला देखिए दीदी, हमारी मान तो गई है, जान बची हुई, हम अगर आएंगे तो हमारी जान भी खतरे में जाएगा, हम नहीं करेंगे। तो एफआईआर करने के लिए लोग तैयार नहीं थे। इस स्थिति से अभी एक कार्यकर्ता हमारी हत्या हुई जो पीट पीट के कलकत्ता में मारा गया, उसका भाई उसका दर्दनाक जो और बयान कर रहा था, वो भी सोचने का लायक है। ऐसे कई घटना है, 50 से ज्यादा महिलाओं के ऊपर इस पर उत्पीड़न हुई है जिनकी कोई सुनवाई नहीं थी। आज कोर्ट ने इसको रिकॉर्ड में लेते हुए इस और मजेदार बात है, इन महिलाओं को जब मानवाधिकार कमीशन की टीम मिली, उन्होंने बयान दिया, बाद में इनके ऊपर दोबारा अत्याचार हुआ कि क्यों इन्होंने कमीशन के सामने बयान दर्ज कराया। ये स्थिति है वहां की। दिलीप दा, ये भी मालूम पड़ा कि जाति और धर्म पूछ पूछ कर लोगों के साथ बलात्कार किए गए, उनकी हत्या की गई। देखिए ऐसी कई घटनाएं हुई है जो वर्णनीय नहीं है, और सच में वो सुनने का भी स्थिति नहीं थी। हमारी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं जब गई, उनको वो खुद रोने लगे उनकी स्थिति देख करके। वो डर रही थी, कंप रही थी, 3 दिन से जंगल में छुपी हुई थी, जल में छुपी हुई थी, ऐसी स्थिति मिली। आज तालिबान राज को लेकर जिस प्रकार शंका लोग प्रकट कर रहे हैं, ऐसी घटना हमारे यहाँ हो चुकी है, और पिछले 3 महीना से, और 11,000 से ज्यादा घटना घटी, 25,000 से ज्यादा परिवार इसमें पीड़ित है। आज भी लोग बाहर है, गांव में आने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं अभी मेदिनीपुर में हूँ, मेरे चुनाव क्षेत्र में। कल एक गांव में मैं जा रहा था जहां जो खेती करने वाले लोग हमारे सपोर्टर हैं, उनको खेती करने नहीं दिया जा रहा। 20-25 बीघा जमीन पड़ा हुआ है, तो मुझे रास्ता में रोक करके गो बैक किया गया, मैं वापिस आ गया। ये स्थिति है, गांव में जाने का भी परिस्थिति अभी नहीं है। ये स्वीकार नहीं कर रहे थे यहाँ की सरकार और मुख्यमंत्री, और कोर्ट ने सबकी आंख खोल दी। इस तथ्य के आधार पर ये जजमेंट आया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप घोष जी। सीधे विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, नहीं, पहले अमित रॉय कोलकाता में, पहले समझते हैं ग्राउंड सिचुएशन क्या है। हमारे दर्शक अमित रॉय कोलकाता से जुड़े हुए हैं। अमित, बताइए, क्या चुनाव के बाद हिंसा हुई है पश्चिम बंगाल में? आपकी क्या जानकारी है? पहला बात है दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपको। आपके शो में मेरे को इन्वाइट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं सुन रहा था, मैं पहले आपके प्रश्न के उत्तर का पहले मैं कुछ और बात आपको बोलूंगा। हमारे बादल जी जो है, बादल देवनाथ, वो कुछ हिंदी वाले हिंदी लेके कुछ बोल रहे थे। मैं एक भूमिपुत्र हूँ, मैं बंगाल का रहने वाला हूँ, मेरा पढ़ाई लिखाई दार्जिलिंग में हुआ है, मैं नेपाली भी बोल सकता हूँ। इसमें क्या मेरा कोई गुनाह है? अगर मैं नेपाली अच्छा बोलता हूँ या हिंदी अच्छा बात करता हूँ, या इफ आई कैन टॉक इन इंग्लिश, इज इट माई फॉल्ट? एनीवे दैट आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, आई डोंट नो। पता नहीं ये कैसे ये सब बातें करते हैं एक नेशनल चैनल में आके। मैं एक भूमिपुत्र होके, एक बंगाली होके मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरे को बहुत शर्म लग रहा है कि आज चैनल में आके मैं ये सब बातें यहाँ कर रहा हूँ। आज वी बंगालीज, वी आर इन एब्सोल्युटली इन शेम। हम लोग माना जाता है, बंगाली जात माना जाता है कि वी आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी सॉफ्ट, वेरी काइंड हार्टेड, इंटेलेक्चुअल पर्सन, दैट इज व्हाट बंगालीज आर नोन एज। लेकिन आज जो यहाँ गुंडा राज चल रहा है, या मैं आज नया बोलूंगा तालिबान राज जो चल रहा है, मेरे को बोलने में भी बहुत बहुत शर्म लग रहा है, और मैं पता नहीं मैं कहाँ अपने आप को छुपाऊं। लेकिन आज हकीकत सबको मालूम है, सारे देश को मालूम है, आपको मालूम है। और मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, आप जो फुटेज मैं स्क्रीन में देख रहा था, आप जो दिखा रहे हैं स्क्रीन में, खेला हवे बोल के गाना हो रहा है, और घर में जाके मारपीट किया जा रहा है, घर में बुजुर्ग को मारा जा रहा है, लेडी को पीटा जा रहा है, लेडी को रेप कर रहा है। मैं आपको एक और तत्व देता हूँ दीपक जी, आपको शायद याद होगा, हमारे जो गवर्नर साहब हैं, वो जब दौरे पर गए थे, कहां पर क्या चल रहा है देखने के लिए,
तो कोई उनको ये कंप्लेन किया था कि जो घर में जिसका जो बीजेपी कार्यकर्ता के घर में जो आदमी जो कार्यकर्ता मर गया है, बादल जी मेरे दर्शक है, सम्मान करिए उनका। सिर्फ अमित रॉय की आवाज, बादल देवनाथ उसके बाद। मैंने आप सोचिए हम लोग कहाँ रह रहे हैं कि श्राद्धों का सामान जो कि मरने के बाद जो क्या कहते हैं उसको हिंदी में आई डोंट नो, श्राद्धी बोलते हैं हम लोग, श्राद्ध जिसको बोलते हैं, वो सामग्री भी लूट किया गया है। वो चावल दाल जो दिया जाता है, भुज्जी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो भी लूट हो गया है। तो हम लोग कहाँ रह रहे हैं आप सोच सकते हैं क्या? बहुत दुखजनक घटना है। खेला हमें जो है एक पॉलिटिकल, हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं, हम लोग जो पॉलिटिक्स करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा मानुष्य जो कोड़ी या आदमी के लिए या गरीब आदमी के लिए हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर तो वो जो माटी मानुष बोल रहे हैं वो भी चोरी किया हुआ है, जो खेला हमें स्लोगन दे में वो भी चोरी किया हुआ है। अरे भैया अपने कुछ तो करो आप लोग। हम लोग वर्चुअल प्रोग्राम किए लॉकडाउन में तो बोलता है कोटी टका खर्चा करते, वो लोग अपना उसके बाद में वर्चुअल किए। हम लोग जो प्रोग्राम ले रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट ये वो आस्ते से दे आर ऑल्सो अडॉप्टिंग, तो वी आर हैप्पी। अगर टीएमसी गवर्नमेंट अगर अच्छा चीज अडॉप्ट कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन क्यों आप बीजेपी वाले को मार रहे हैं, क्यों आप विरोधी को मार रहे हैं? आप बोलिए 11,000 केसेस, आप सोचिए ये अकाउंटेड है, बाकी कितना अनअकाउंटेड है गॉड ओनली नोज। मैं आपको बोल रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी बोल रहा हूँ। यहाँ पुलिस थाने में पुलिस टेबल के नीचे फाइल के नीचे छुप रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। माने पुलिस का भी वो पावर नहीं है कि वो काम करें। हम लोग कहाँ रह रहे हैं? ये तो जंगल राज से भी बेहतर है। बुरा मत मानिए, मैं माफी चाहता हूँ। हम लोग बिहार जानते थे कि ऐसा चलता है, लेकिन शायद हम लोग बिहार से भी नीचे चले गए हैं। ठीक है, मैं सीधे बादल देव अमित रॉय जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आर्टिकुलेट ढंग से आपने अपनी बात कही। बादल देवनाथ जी, इससे बुरा क्या होगा कि आपके लिए कहा जा रहा है कि आप तालिबान राज चला रहे हैं वहां पर? इतना झूठ आप भी बोल रहे हैं, अरे सच क्या सिर्फ आप बोलते हैं? वो मेरे एक दर्शक है, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। सर बोलने दीजिए प्लीज, सर बोलने दीजिए प्लीज, बोलने दीजिए। आप बोल रहे हैं तालिबानी राज, सेंट्रल गवर्नमेंट भाजपा का है, इतना प्रदेश है पूरा देश के अंदर, बंगाल में सत्ताधारी पार्टी टीएमसी है, उसको दिलीप घोष खुद का, इन्होंने भी कहा तालिबान राज चल रहा। मतलब क्या होता है तालिबान में, अफगानिस्तान में तालिबान क्या कर रहा है वो इधर होता है, इधर हो रहा है। वही तो किया आपने, 11,000 जगहों पर हिंसा की, महिलाओं का जाति और धर्म पूछ के रेप करवाया। यही तो है ना बादल देवनाथ आप पर आरोप कि महिलाओं का जाति और धर्म पूछ कर रेप कराया। उन्होंने कहा कि श्राद्ध के सामान की दुकान लूट ली आपके कार्यकर्ताओं ने। प्लीज एनएचआरसी का रिपोर्ट में लिखा हुआ 15,000 हिंसा हुआ। 2 दिन पहले दिलीप घोष बोल रहे 12,000, अभी आप बोल रहे हैं 11,000। क्या हो रहा है सर? एनएचआरसी का रिपोर्ट में 15,000। अरे मैं तो 4,000 कमी बता रहा हूँ ना, खुद रही है। क्या हो रहा है सर? अब आप आंकड़े पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सच नहीं है आपका। ठीक है, मैं सीधे डॉक्टर विक्रम सिंह के पास चलता हूं। डॉक्टर विक्रम सिंह, आपने भास्कर मंडल की बात सुनी, आपने मेरे एक दर्शक अमित रॉय की बात सुनी, आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव पूर्व और चुनाव पश्चात हिंसा का एक पुराना रिकॉर्ड है। क्या आपको लगता है कि सीबीआई जांच से सच सामने आएगा या फिर लिपापोती कर देगी राज्य सरकार? दीपक जी, ये एक संवैधानिक व्यवस्था है और मैं बहुत बहुत आभारी हूं माननीय उच्च न्यायालय का, जिनके की 5 जजों की खंडपीठ ने ये व्यवस्था दी कि सीबीआई कोर्ट मॉनिटर्ड विवेचना करेगी। इससे सच्चाई सामने आएगी। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, होती रहेगी, निर्वाचन होते हैं, आते हैं जाते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन एक भी महिला की अस्मिता अक्षुण है, किसी की भी इज्जत मान मर्यादा अक्षुण है, उसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। बंगाल तो हमारा हृदय प्रदेश है और बंगाल का अगर हमारा कोई व्यक्ति अगर हिंदी बोल रहा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, तो उसमें तो गौरव का विषय है। लेकिन आपने कहा विवेचना में सच्चाई सामने जरूर आएगी क्योंकि कोर्ट मॉनिटर्ड है और इसमें जो सच्चाई और जो अनदेखा किया गया तथ्यों का, जो अपराध पंजीकृत नहीं किए गए, वहीं से शुरुआत कीजिए। धारा 154 सीआरपीसी से अपराध का पंजीकृत न होना और इस प्रकार का हिंसा का तांडव होना, उसके बाद फौरी कार्रवाई न करना, पुलिस अधिकारियों का एनएचआरसी को सुरक्षा न देना, पुलिस अधिकारियों के द्वारा एफआईआर का न होने देना, और मैं तो ये भी कहूंगा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम धारा 4 इसके अंतर्गत, और इसके अलावा अन्य जो अपराध के अपंजीकृत न हो, धारा 166A आईपीसी, जिसमें कि पुलिसकर्मी जो कि दोषी और प्रमाद कर है इस प्रकरण में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सीबीआई की विवेचना आपने की है, न केंद्र सरकार ने की है, माननीय उच्च न्यायालय ने की है। ये संवैधानिक व्यवस्था है,
हम हो सकता है उससे असहमत हो, ये भी विकल्प है बंगाल सरकार के पास कि वो सर्वोच्च न्यायालय जाए और इसके बारे में अपील करे, हो सकता है खारिज भी हो जाए। लेकिन ये जो व्यवस्था दी हुई है, ये संवैधानिक तंत्र के अंतर्गत व्यवस्था आई है, इससे कम से कम किसी को मतभेद नहीं होना चाहिए। और सीबीआई के बारे में ऐसी कोई एजेंसी भारत की छोड़ दीजिए विश्व में नहीं है जिसके ऊपर आरोप न लगे हों। लेकिन सीबीआई से श्रेष्ठ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भारत में हो नहीं सकती है और उसकी गुणवत्ता पे प्रश्न चिन्ह उठाना औचित्यपूर्ण नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि क्योंकि टाइम बाउंड कोर्ट मॉनिटर्ड विवेचना है दीपक जी, इसलिए आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी अवश्य होगा। ऐसी हम ही नहीं, आप ही नहीं, पूरा देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा है, सच्चाई सामने आए और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। दीपक जी। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, ये सब टीएमसी को तो आप ही ने सिखाया है, चुनाव के पूर्व की हिंसा, चुनाव के बाद की हिंसा, क्योंकि आपके जो फिलोसफर हैं, जो लाल सलाम कहते हैं, वही कहते हैं द पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। नहीं आप सुनिए, बंदूक की नोक से सत्ता आती है। नहीं अब हमारा इंडियन लेफ्ट कहता है पावर कम्स फ्रॉम द बैलेट। वोट लाएगा, क्रांति लाएगा और लाएगा जरूर, चाहे समय लगे। अब आदरणीय विक्रम सिंह जी से 2-4 सवाल। मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं, बड़े सीनियर रिटायर्ड अफसर हैं, आई लुक अपॉन हिम एंड रिस्पेक्ट हिम आल्सो। सर थोड़े सवाल टीएमसी से भी पूछ लीजिए, आपके राजनीतिक विरोधी हैं। पुलिस और दिल्ली, मुझे तो कभी-कभी लगता है विवेक श्रीवास्तव सिंपैथाइजर हो गए टीएमसी के, लेफ्ट में रहकर, या टीएमसी के प्रवक्ता हो गए। आज मेरे साथ कार्यक्रम में टीएमसी के 2 प्रवक्ता हैं, बादल देवनाथ जी का जुड़ने के लिए शुक्रिया और विवेक श्रीवास्तव जी के जुड़ने के लिए शुक्रिया, जो टीएमसी से सवाल पूछने की बजाय आदरणीय विक्रम सिंह जी से पूछ रहे हैं। क्या गजब है विवेक श्रीवास्तव। चलिए सुनिए, मोदी जी का विरोध हम करते हैं, पर इतना मत करिए कि टीएमसी का विरोध करना भूल जाए। इन्हीं से झगड़ा होगा आपका, मोदी जी के तो आसपास भी नहीं है। तृणमूल के हम खिलाफ हैं, तृणमूल के खिलाफ हैं, तृणमूल के खिलाफ है, तृणमूल के खिलाफ लड़ते रहेंगे। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा खतरा है बीजेपी ने जो खड़ा कर रखा है, इसके भी खिलाफ हमें खड़ा होना है। इनसे पूछिए, विक्रम सिंह जी बैठे हैं, जब लेनिन की मूर्ति गिरी थी और रॉयटिंग हुई थी त्रिपुरा के बारे में के बाद, जब रिजल्ट आए थे, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? सेलेक्टिव हो जाते हैं विक्रम सिंह जी जब यूपी पुलिस की बात आती है या दिल्ली पुलिस की बात आ जाती है। बाकी जो गैर बीजेपी शासित प्रदेश हैं, वहां की पुलिस के ऊपर उंगली उठाना इनके लिए बड़ा आसान है। पूछूंगा मैं विक्रम सिंह जी से, कौन था वो, कौन थे जोगिंदर सिंह, कौन थे वो जज जिन्होंने कहा था कि सीबीआई एक तोता है सरकार का? कौन थे अस्थाना जी, कौन थे वो 2 डायरेक्टर सीबीआई के जिन्होंने एक दूसरे पे केस करा? कौन था वो अफसर सीबीआई का जिसको रातों रात इसी सरकार ने सस्पेंड करा? कौन कहता है सीबीआई बिकी हुई नहीं है और सरकार का तोता नहीं है? बिल्कुल है। एनएचआरसी की जो टीम आई थी, तृणमूल की बैटिंग नहीं कर रहा, लेकिन देश के फेडरल स्ट्रक्चर को, सरकार का तो यूपीए 1 में बोला था ना, आपको यूपीए 1 में बोला था जब लेफ्ट सरकार में थी। आप भूल गए इस बात को। अरे चाहे यूपीए 1 हो चाहे एनडीए हो, मैं सीबीआई की गुणवत्ता पे सवाल उठाऊंगा। मोदी सरकार ने जितने भी सरकारी तंत्र हैं सबका मिसयूज करके ऑपोजिशन के लीडर्स को टारगेट करने की कोशिश करी है। मैं ममता का सपोर्टर नहीं हूं, तो यूज, लेकिन भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का और मोदी सरकार करे तो मिसयूज। नहीं गजब बात है विवेक श्रीवास्तव, आप करें तो यूज, वो करे तो मिसयूज। चलिए विक्रम सिंह जी से जवाब ले लेते हैं, फिर गीता जी के पास जाना। और अपराजिता जी बहुत ही कम बोली है, उनके पास कुछ इंसिडेंट है। विक्रम सिंह जी क्या कहेंगे? आपके चैनल पे विवेक भाई सुन लीजिए ना जवाब। टीम आई थी, एनएचआरसी की रिपोर्ट गलत थी, एनएचआरसी की रिपोर्ट गलत थी, एनएचआरसी की टीम ने। अरे प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ विवेक श्रीवास्तव जी का सुपर बदल दीजिए, बॉटम सुपर पे इनका नेता लेफ्ट जा रहा है, इनके लिखिए नए प्रवक्ता टीएमसी, इनको लिखिए नए प्रवक्ता टीएमसी, लेफ्ट मत लिखिए विवेक भाई को। आपके लिखवा दूं विवेक भाई, नए प्रवक्ता टीएमसी की टीम को हेड करने वाली रिटायर्ड जज आपके चैनल पे आई थी और प्रश्न किया था मैंने उनसे कि सैंपलिंग आपने कैसे की, और एनएचआरसी की टीम फेल हुई थी आप ही के चैनल पर। रिवाइंड विवेक श्रीवास्तव जी बधाई हो लेफ्ट पार्टी ज्वाइन करने के लिए। सुष्मिता देव के साथ विवेक श्रीवास्तव भी चले गए, विक्रम सिंह जी जवाब देंगे। आदरणीय विवेक जी ने बहुत माकूल बातें कही हैं और इसके पहले यही नहीं, सीबीआई के बारे में, कई पुलिस बलों के बारे में आदरणीय विवेक जी प्रतिकूल टिप्पणियां आई हैं। पुलिस बल के बारे में ये सबसे ज्यादा अपराधियों का गिरोह कोई है तो ये पुलिस बल, बाद में वो विलुप्त भी हुई। टिप्पणी होना एक चीज है, लेकिन किसी भी न्यायालय, माननीय न्यायालय ने ये नहीं कहा कि सीबीआई को समाप्त कर दिया जाए, अब वो पुलिस बल को समाप्त किया जाए। हम लोग एक निरीक्षण करते हैं विवेक जी, उसमें 5 अगर अच्छे कार्य हैं तो पुरस्कृत और अलंकृत करते हैं,
5 अगर खराब कार्य हैं तो उसमें दंडात्मक हम प्रतिक्रिया वो भी देते हैं, संस्तुति करते हैं या दंडात्मक कार्रवाई भी करते हैं। क्या आप निरंतर इवॉल्व करने हो गया विवेक जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया। मुझे गीता भट्ट जी के पास जाना है, उसके बाद बादल देवनाथ जी और अपराजिता जी खामोश बैठी है, उनके साथ अन्याय होगा। सीधे गीता भट्ट जी के पास चलता हूँ। गीता जी, मुझे पता है आप लगातार वेस्ट बंगाल में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे थे उनको ट्रैक कर रही थी। कैसी, अभी दिलीप घोष जी ने कहा अवर्णनीय घटनाएं हैं, उनको मुंह में नहीं लाया जा सकता जो महिलाओं के साथ हुआ है। क्या कहेंगी जो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा में हुआ उसको लेकर? देखिए दीपक जी, आज जो उच्च न्यायालय ने जो आज आदेश दिए हैं, जो पश्चिम बंगाल में खास करके जो महिलाओं और बच्चों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता हुई है, एक जो बेटे के सामने उसकी माँ का बलात्कार, एक पिता के सामने एक बेटी का बलात्कार, आप जो हम कभी एक जो सभ्य समाज में जो अकल्पनीय है, ऐसी बर्बरता जो पश्चिम बंगाल में देखी गई, आज के आदेश से कहीं एक आशा की किरण दिखाई दी है। और आप और हम सब, आज पूरा देश ये आशा कर रहा है कि आगे आने वाले समय में सच्चाई सामने आएगी और जो दोषी हैं उनको इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज यहाँ अभी टीएमसी के प्रवक्ता बैठकर जो है राष्ट्रीय मानव आयोग के ऊपर उंगली उठा रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय मानव आयोग की जो कमेटी बनी उसके आदेश किसने दिए? उसके आदेश स्वयं कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश दिए कि एक कमेटी बने और पश्चिम बंगाल में जाके देखे कि इस प्रकार की जो घिनौनी हरकतें वहां हुई हैं उनका संज्ञान ले, उनकी रिपोर्ट बनाए और वह उच्च न्यायालय को जो है भेजे। तो यह सारी प्रक्रिया तो न्यायालय के द्वारा की गई है। बड़ा ही दुख की बात है कि जो कानून है, जो प्रशासन है, कानून व्यवस्था है पश्चिम बंगाल की, वह इतनी ज्यादा चरमराई हुई है कि वहां के लोगों की रक्षा करने की बजाय, उन्हें बचाने के बजाय वह वहां के जो गुंडे हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनको बचाने का काम कर रही है। अगर आपको याद हो तो ममता बनर्जी ने, जब ममता दीदी ने अपना चुनाव लड़ा तो उन्होंने बंगाली और गैर बंगाली की दीवार खड़े करने की कोशिश करी थी, लेकिन आज तो वो अपने बंगाल के लोगों के ऊपर, उनके राज्य में रहने वाले लोगों के ऊपर, जो वहीं के हैं, मूल निवासी वहां के हैं, उनके ऊपर, अपने ही राज्य की बेटियों के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है। और राज्य की मुख्यमंत्री जो है, जो खुद एक महिला है, उन्होंने एक शब्द आज तक नहीं कहा, आज तक उन्होंने किसी की संज्ञान नहीं लिया, किसी के घर गई जिसके साथ इस प्रकार का बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है। और तो और वहां का जो सीमांती इलाका है, वहां तो कई जगह जो है आप ये देखिए कि हिंदुओं की लड़कियों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज आपके चैनल पर जिस प्रकार से एक तालिबानी अप्रोच से जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, सच में आज ऐसा यहीं पे रोक दिया। ठीक है, मैं सीधे बादल देवनाथ जी के पास चलता हूँ। बादल देवनाथ जी, गीता भट्ट ने जो आरोप लगाया है कि धर्म और जाति के आधार पर महिलाओं का बलात्कार के लिए चयन किया जा रहा था, ये कई नेशनल न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया है। और मैं आपका स्टेटमेंट बताता हूँ, आपकी सरकार का। सुनिए, आपकी सरकार के स्टेटमेंट के हिसाब से आपकी सरकार ने हाई कोर्ट में क्या कहा? छी अपने आप को बोलिए, हमें मत बोलिए, गीता जी को मत बोलिए। छी अपने आप को बोलिए, मैं शर्मिंदा हूँ ये बोलिए, मैं लज्जित हूँ ये बोलिए। बाप के सामने बेटी का बलात्कार, बेटे के सामने माँ का बलात्कार, ये बंगाल में ही हो सकता है, ये बंगाल में ही हो सकता है। छी मत बोलिए, अपने आप को छी बोलिए। और ये देखिए, आपने हाई कोर्ट में लिखकर क्या दिया है? 7 मई के बाद हिंसक घटनाएं नहीं हुई, यानी 2 मई से 7 मई तक हिंसक घटनाएं हुई। बादल देवनाथ, ये तो आपने माना है हाई कोर्ट के एफिडेविट में। ये देखिए, ये रही एफिडेविट की कॉपी। प्लीज सर, एक महिलाओं के, एक बेटी के सामने, एक बेटा के सामने रेप कहाँ पर हुआ है? इनको प्रूफ देने को बोलिए। कहाँ पर? NHRC की रिपोर्ट में है, पढ़ लीजिए। कहाँ पर हुआ? NHRC की रिपोर्ट में है, पढ़ लीजिए। हम सब बोल रहे तो झूठ, हम सब तो बोल रहे झूठ। NHRC से रिपोर्ट दिखाया गया था, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ झूठ। 80% लोगों के ऊपर जो नाम दिया, इन लोगों के ऊपर एक मच्छर मारने का भी केस नहीं है। कहाँ पर हुआ दीपक जी एक बेटी के सामने बलात्कार? कब? 2010 से 2021 तक ममता बनर्जी का राज में आप दिखा दीजिए कौन सा बेटे के सामने, कौन सा बेटे के सामने बलात्कार हुआ है। और दिलीप घोष ने कहा गैंग रेप होता है यहाँ पर,
कहाँ पर हुआ कैमरे? अच्छा ये बताइए ना, चलिए मान लिया तर्क के लिए अपराजिता जी जवाब देंगी, मान लिया तर्क के बाद ये आपका हाई कोर्ट को एफिडेविट है, सुनिए ये आपका हाई कोर्ट को एफिडेविट है जिसमें आपने कहा है 7 मई के बाद हिंसक घटनाएं थम गई, यानी 2 मई से 7 मई तक हिंसा का नंगा नाच पश्चिम बंगाल में हो रहा था, ये दिया कि नहीं दिया आपने एफिडेविट बताइए। सीट गठन किया, जहां हाई कोर्ट ने क्या एक सीट गठन किया, 6 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देना पड़ेगा, एक सीट गठन किया। अरे आप सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे बादल देवनाथ, बादल देवनाथ सवाल का जवाब दीजिए, सवाल बार बार पूछूंगा आखिरी तक। आपने हाई कोर्ट का कहा कि 7 मई के बाद हिंसक घटनाएं बंद हो गई, यानी 2 मई से 7 मई तक हिंसक घटनाएं हुई थी, हाँ बोलिए। नहीं तो ये क्यों लिखा 7 मई को बंद हो गई, ये क्यों लिखा 7 मई को बंद हो गई, आप दूसरे का बात सुनते, ये क्यों लिखा 7 मई को बंद हो गई? ये आपका एफिडेविट है हाई कोर्ट में, ये आपकी सरकार का एफिडेविट है। सुनते नहीं है आप भाजपा का बात सुनते, मेरा बात सुनता नहीं है। हाई कोर्ट ने आपका क्या कहा? आज एक सीट गठन किया, सीबीआई को जांच कर, उस रिपोर्ट के ऊपर जांच करने को कहा, 6 हफ्ते के ऊपर रिपोर्ट देने को कहा। अरे मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे बादल देवनाथ आप। मैं कह रहा हूँ आपने लिख कर दिया 7 मई के बाद हिंसा बंद हो गई, यानी 2 मई से 7 मई तक हिंसा हुई, इसका जवाब तो दे दीजिए। आपने एक क्यों भी कह रहा है? उदयन को हमारे उम्मीदवार के ऊपर क्यों हमला हुआ? जवाब नहीं दे रहे। आखिरी तक यही सवाल पूछूंगा आपसे। अपराजिता जी, बादल देवनाथ सभी चीजों को खारिज कर रहे हैं। अफसोस सीक्वेंसिंग ऐसी बनी कि मैं आपके पास कम वक्त के लिए आ पाया। वो कह रहे हैं न जाति और धर्म के आधार पर लोगों के साथ हिंसा हुई, ना ही बात पिता के सामने बेटी का बलात्कार हुआ, ना ही बेटे के सामने माँ का बलात्कार हुआ। बताइए हकीकत क्या है, बीजेपी की जानकारी क्या है? इन्हें शांत करिए तो मैं कुछ कहूँ। शोर कर रहे हैं और शोर में कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूले से। देखिए ऐसा है कि जीत के नशे में इन्होंने अपनी असहिष्णुता दिखाई, अपनी संकीर्णता दिखाई, और 2 मई के बाद जिस तरह के वारदात हुए हैं, मुझे लगता है हम सब शर्मसार हैं। वहां आतंक का राज है, अभी भी है, और अराजकता फैली हुई है, हम सब जानते हैं। और वर्दी का इस्तेमाल बंगाल में राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, इसे हम सबको मानना होगा। निर्वाचन के पूर्व भी हम सब कह रहे थे, अराजकता की बात कर रहे थे, आतंक की बात कर रहे थे, लेकिन उस समय दहशत का माहौल था, लेकिन उस समय लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। और देखिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ फिर से एक बार उच्च न्यायालय को, और मुझे लगता है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बादल देवनाथ रनिंग कमेंट्री नहीं प्लीज। 6 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट आ जाएगा और मुझे लगता है जो सच है वो उजागर होगा और पश्चिम बंगाल को आईने में अपना चेहरा देखना होगा। मैं आप सबको सिर्फ एक तथ्य आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ, मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिला, लेकिन मुझे आनंद है कि आज दिलीप घोष साहब से आपने बातचीत की तो बात तक काफी कुछ सामने आई है। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कमिटी ने डीजीपी को, वेस्ट बंगाल डीजीपी को करीबन 1893 कंप्लेंट भेजे थे, और मैं आपको बता दूं कि उसमें से ये पारा 9 में लिखा हुआ है, उसमें से सिर्फ 137 एफआईआर लॉन्च किए गए, और इन 137 एफआईआर का अगर 14% निकालें, इन 14% केस में अरेस्ट, जेल गए लोग, और मैं आपको बता दूं कि जितने लोग जेल गए उसके 80% जितने भी जेल गए हुए थे उन्हें रिहा कर दिया गया। तो मुझे लगता है ये आंखों में धूल झोंकने का काम वहां की पुलिस ने किया है, और वहां जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मी जीवन यापन कर रहे हैं, शोचनीय अवस्था है। मैं लोकसभा की सदस्य हूं और अन्य जो लोक प्रतिनिधि हैं पश्चिम बंगाल के, उनके साथ दिन रात बात करती रहती हूं। भयानक स्थिति है, और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ उच्च न्यायालय को, एनएचआरसी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसा कि दिलीप घोष जी ने कहा, 900 पृष्ठ का रिपोर्ट है, छोटी बात नहीं है। दिक्कत यह है, ये अज्ञानता की वजह से बोलते हैं या फिर आंखों पर काला चश्मा लगा के आपसे बातचीत कर रहे हैं, और हठ धर्मिता की चरम सीमा है। पश्चिम बंगाल में अभी हठ धर्मिता की चरम सीमा है, इसी की वजह से इस तरह की स्थिति हो रही है। पर मुझे लगता है कि अभी हम सब में थोड़ा धैर्य रहना चाहिए, और धैर्य के साथ अगर हम रहें, 6 सप्ताह की बात है,
और दूध का दूध, पानी का पानी निश्चित तौर पर हो जाएगा। ठीक है, सीधे मेरठ मेरे एक दर्शक धीरज सिंह जुड़ गए। धीरज, क्या कहेंगे? बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हुई है, आपकी क्या जानकारी है? आपने क्या पढ़ा अखबारों में, मीडिया में क्या देखा? पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा जो आपने इतना अच्छा मुद्दा राष्ट्र हित में जो आपने उठाया है। और ममता सरकार तानाशाही दिखा रही है। अरे रोहिंग्या और घुसपैठियों पर तो पूरा मेहरबान है और हिंदू परिवारों पर इतना अत्याचार ये क्यों हो रहा है? ममता जी, क्या आप जम्मू कश्मीर बनाना चाहती हैं? ठीक है, मैं सीधे इसी सवाल को विवेक श्रीवास्तव के पास ले जाता हूं। विवेक श्रीवास्तव, आपको हमेशा कम्युनल एंगल दिखने लगता है, लेकिन यही वो कम्युनल एंगल है जो टीएमसी का सबसे बड़ा स्ट्रांग वोट बैंक है, और यही वो कम्युनल एंगल है जिसने आपकी लुटिया डुबो दी पश्चिम बंगाल के अंदर। हाँ, 0 सन्नाटा मिला है आपको। देखिए, हमारी सीटें नहीं आई, कम आई, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हम कम्युनल एजेंडा को लेकर के सत्ता में आने की ना कोशिश करेंगे, ना ये हमारा एजेंडा है। जय श्री राम के नारे लगा करके इन्होंने बस सिर्फ तालिबान को आता है, तालिबानियों को आप आजादी के सिपाही कहेंगे। अरे आप सुनिए विवेक जी, और कुछ नहीं। तालिबान, नर्सर सुनिए, तालिबान शब्द को यूज करके भारत के मुसलमानों को बुरा भला मत कहिए आप। देखिए, आ गए अपने सेक्युलर एजेंडा पे। लेना देना, मेरा एजेंडा कम्युनल, आपका सेक्युलर। वाह, जो बिल्कुल सेकुलर एजेंडा, बिल्कुल सेकुलर एजेंडा रहेगा। इस देश के मुसलमान यूपी के अंदर चुनाव है, तो इस देश के मुसलमान तालिबान की तारीफ क्यों कर रहे हैं? आप क्यों हौसला अफजाई कर रहे हैं, बताइए ना। आप जैसे लोग महिलाओं के अत्याचार पर खामोश हैं। तालिबान से कोई मतलब नहीं है, ये आपका सेक्युलरिज्म है। महिलाओं पर जो तालिबान अत्याचार कर रहा है उस पर आप खामोश हैं क्योंकि आप सेक्युलर हैं। मैनिपुलेटिवनेस, सरकारी संस्थाओं की मैनिपुलेटिवनेस गलत है जो बीजेपी करती आई है। जय श्री राम के नारे लगाना, माता का मंदिर नहीं खुल रहा, इस पंडाल में ऐसा हो रहा है, उस पंडाल में वैसा हो रहा है। बंगाल में तो हिंदू खत्म हो गया, बंगाल का हिंदू खतरे में आ गया। अरे मुसलमान कैप्चर करने जा रहे हैं बंगाल को। ये सारा नैरेटिव ये बीजेपी ने एंट्री ले ली है। खाई, शर्मिंदा हुए। आप जब कुछ नहीं कर पा रहे हो तो जगह जगह जाकर के देश के फेडरल स्ट्रक्चर को छेड़ो। अरे मैं ममता की मुखालिफत करता हूं, मैं ममता के खिलाफ हूं, मैं तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हूं, लेकिन देश का फेडरल स्ट्रक्चर मत छेड़ो। लेकिन वो जो हिंसा कर रहे हैं उसके समर्थन में बोलूंगा नेशनल टेलीविजन पर, खिलाफ हूं लेकिन समर्थन में बोलूंगा। और उनकी टीम के द्वारा किए गए हिंसा का समर्थन न करें। वहां अराजकता की स्थिति है, इसे मानना आपका कर्तव्य है। लेकिन आप जो कम्युनलिज्म फैलाते हैं, परवाह करते हैं, आप जो यूपी में आप कर रहे हैं, की स्थिति है, आप जो यूपी में आप कर रहे हैं, इसे आपको मानना तालिबान पड़ेगा। अच्छा हो या बुरा, अफगानिस्तान में आप कह रहे हैं, आप यहाँ हिंदुओं को मैसेज दे रहे हैं कि ये देखो, ये इंडिया का मुसलमान भी तालिबान की तरह देश में काबिज हो जाएगा। ये है आपका नैरेटिव इस देश में कि हिंदू और मुसलमानों को अलग रखो। अरे इंडिया का मुसलमान इंडिया का मुसलमान है, वो पेट्रियाटिक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, बस देश के तालिबान की तारीफ करता है। ये है इंडिया का सज्जाद नोमानी के नंबर राना, ये कहते हैं तालिबान वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। शफीकुर रहमान वर्क, इनको कवर फायर देंगे आप सेक्युलरिज्म के नाम पर। गजब है विवेक श्रीवास्तव। बादल देवनाथ जी, बधाई हो विवेक श्रीवास्तव, लेफ्ट छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए, आपको बहुत बहुत बधाई हो, नए नेता मिले आपको। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद गीता जी से पूछूंगा जो आरोप लगाया किस आधार पर लगाया, ब्रेक के बाद।